तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर से मैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूँ, जो टोटल 5 प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे केवल। और अगली वीडियो में मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न जो इतिहास है उसका पूरा मैंने वीडियो प्ले लिस्ट में छोड़ दिया हूँ, जो जाकर आप प्ले लिस्ट से उस वीडियो को देखते हैं। और लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय सबसे पहले इसका व्याख्या करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है, देखिए कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। और कह रहा है आगे कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो इसका उत्तर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सिंपल सा उत्तर है दोस्तों। कह रहे कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो एक शब्द में इसके उत्तर दे सकती है ऑटो वान बिस्मार्क का, जो जर्मनी के एकीकरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। और दूसरा नंबर में यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर है राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया दोस्तों। राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। प्रश्न नंबर पहला के उत्तर क्या हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था ऑटो वान बिस्मार्क का था। और कह रहा है कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। यहाँ से आप बता सकते हैं कि राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर अगला 2 नंबर कहता है, देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, जो कि आईएमपी क्वेश्चन सब है दोस्तों, बार बोर्ड एग्जाम में छप कर ही आता है। कह रहा है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि एक ऐसी सरकार या शासन, क्या कर रहा है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर अधिकारी और दमनकारी सरकारें होती थी। आइए इसका आंसर आपसे देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। तो ये कहेंगे कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सतह पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर अधिकारी और दमनकारी सरकारें होती थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क, क्या कह रहा है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का, क्या कर रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का
जनक क्यों कहा जाता है? कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण भी लिखिए इसका। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं पहला कारण है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में पहला कारण है, कह रहा है कि बिस्मार्क ने, क्या बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति, क्या कह रहा है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का, कह रहा है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रकाशकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। क्या आपसे समझने की कोशिश किया करो बच्चों। कह रहे कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण आपको लिखना है। तो पहला कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रकाशकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। चलिए कारण नंबर 2 देखते हैं। कारण नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कारण ये 2 है। देखते हैं कह रहा है कि बिस्मार्क ने, क्या कह रहा है? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त अवरलौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश कीजिए। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। दोस्तों इसमें 3 प्रश्न जो था अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और यहाँ पर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों पहला चैप्टर से मैं 5 प्रश्न लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न से लाया हूँ, जिसमें 3 अति लघु उत्तरीय है और 2 लघु उत्तरीय है। तो 3 अति लघु उत्तरीय हो गया और 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, क्या करा है? 4 नंबर का रही 1848 की, क्या 1848 की उदारवादियों की क्रांति में किन विचारों को आगे बढ़ाया गया? कह रहा है कि 1848 की उदारवादियों की क्रांति में किन विचारों को आगे बढ़ाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर देख सकते हैं आप, यहाँ पर है इसका उत्तर ये है। देखिए कह रहा है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब वहाँ पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक मध्य क्रांति भी हो रही थी। देखिए क्या कह रहा है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब वहाँ पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। इस क्रांति में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा मताधिकार पर आधारित था। यूरोपीय स्वतंत्र राष्ट्र, सॉरी दोस्तों ये लाइन देखिए छूट गया, कह के आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड,
आगे देख सकते हैं यहाँ पर है कि वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है कि यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता, यह राष्ट्र राज्य संविधान प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे में देख सकते हैं कि संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखते हैं 5 नंबर अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि जर्मनी का एकीकरण क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ये बहुत ही आईएमपी है क्वेश्चन दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो देख सकते हैं आप इसके उत्तर यहाँ पर, उत्तर ये है कि राष्ट्रवादी भावनाएं, क्या राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। क्या है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या गया, मिलकर दबा दिया। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है कि उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क, उसका मुख्यमंत्री कौन था, तो उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ दोस्तों। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को घंटी को दबा लीजिए ताकि आप जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।